हेलो मित्रों, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः राम प्रसाद आईएएस में फिर स्वागत है। आपने देख लिया होगा, आज हमने लोगो चेंज कर दिया है और एक बढ़िया सा लोगो बना दिया। आपको भी अच्छा लगेगा। हमने राम प्रसाद आईएएस यूजीसी नेट और न्यूज एंड एनालिसिस तीनों के लिए लोगो बना दिया है। बस नेम चेंज है उसमें, राम प्रसाद कॉमन है। चलिए, अगर आपने आप तो कल वाली जो वीडियो थी आपने देख ली होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 65 प्रश्न कर लिए थे और जो हमारा टॉपिक है वो लोकपाल और अन्य आयोग चल रहा है, जिसमें हमने पहले नोट्स किया था। उसके बाद फिर 65 प्रश्न भी कर लिए थे। इसमें कुछ एक से एक प्रश्न है, तो बचे कुछ प्रश्न हम आज देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं? तो 2000 में आयोग बना था, उसके गठित एन एम एन वेंकट चलिया था। सॉरी, वेंकट चलिया थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? CPCB। तो देखिए, इसमें चारों ही गलत हैं। तो देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन 1974 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत CPCB का गठन किया गया है। ठीक है। सेकंड। हाँ, सही। चलिए, एक सेकंड रुकिए बस। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था, मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता, ये प्रश्न कहाँ से आ गया इसमें? एक सेकंड। सही है ना? सही है। मैं सोच रहा ये प्रश्न आ कहाँ से गया इसमें। तो देखिए, 1976 में कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपति प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया, तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वह मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों की अग्रता से संबंधित था।
अब जो अगला प्रश्न है वो है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? तो देखिए वो संथान समिति की, जो 1964 में बनी थी। तो देखिए केंद्रीय जो सतर्कता आयोग CBC की स्थापना संथानम समिति की सिफारिशों पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 से पहली बार संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में CBC के साथ 2 यानी 1+2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन हो सकते हैं। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है कि वो भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग का पालन करता है? तो देखिए और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अनुच्छेद जो 280 है वो वित्त आयोग की बात करता है, इस सेवा कर से संबंधित है। ठीक है। 280। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो कब? 1964 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा एक प्रस्ताव से, यानी कार्यालय या कार्यपालिका के प्रस्ताव से और 2003 में से वैधानिक बना दिया गया। ठीक है। संतानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित विधि के तहत वर्तमान में से संवैधानिक यानी स्टेटरी दर्जा प्राप्त है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। तो अब कैसा है? संवैधानिक है। 2003 में इसे संवैधानिक बना दिया। ठीक है। अब एक सही जोड़ी मिलाने के लिए नहीं है, उसमें गलत हमें ढूंढना है, सही मिले हुए हैं। तो देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की स्थापना 1963 में की गई थी, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में हमने अभी देखा था। संतानम समिति की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 ये गलत है। प्रवर्तन निदेशालय 2002 ये भी गलत है। तो इसमें 2 ऑप्शन गलत है। तो देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, संथानम समिति। ठीक है। क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में निर्मित हुआ और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1940 में। तो देखिए 1988 में भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना। आप थोड़ा क्लास को देखते नहीं है, रोज रेगुलर देखिए करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है। इससे और भी व्यक्ति जुड़ जाए। यार इतनी मेहनत करते हैं आप, पता ही नहीं क्या करते हो। मंडल आयोग जैसे प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया था को गठित? तो देख मंडल आयोग। अब मंडल आयोग पहले तो ध्यान रखिए कब बना था? 1979 में। 1979 में मोरारजी देसाई। तो देखिए मंडल आयोग जिसे पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के जो नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। उसके तहत इसे गठित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया था।
इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे। वेरी इंपोर्टेंट, अभी पूछ सकता हूँ। दीवान मोहनलाल, आर आर भोसले, दीन बंधु शाह और आर के सुब्रमण्यम। तो देखिए 4 अन्य थे। विद्युषरी प्रसाद मंडल थे। 340 में प्रावधान, 1989 में गठन। और मैं लिख देता हूँ, जैसे दीवान मोहन लाल, एक सेकंड रुकिए आप, मैं होल्ड कर लेता हूँ। हेलो मित्रों, थोड़ा पापा का फोन आ गया था, इस वजह से होल्ड करा था मैंने। चलिए, तो देखिए मंडल आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग 1989 में, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया था। इसके जो मेंबर देख रहे थे हम, दीवान मोहनलाल था, दूसरा आर आर भोले, दीन बंधु शाह और के सुब्रमण्यम। उनमें से दीन बंधु शाह ने 1979 में क्या हुआ था कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। उनके स्थान पर आर एल आर नायक को सदस्य नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट दी। सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रिपोर्ट पूछ लिए, वो कई बार आपको फिर पूछ सकता है। 31 दिसंबर 1980 को मुझे भी लिखना पड़ेगा, रजिस्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार और देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। जो वर्तमान मध्य देखिए 1989 में गठित किया गया था। 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट थी। 4 अन्य सदस्य थे। बिंदुसरी प्रसाद मंडल अध्यक्ष थे इसके 340 के तहत। और आरक्षण पर विचार करने के लिए गठित किया गया था। जो वर्तमान में आरक्षण चल रहा है वो इसकी सिफारिश पर चल रहा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान मोहनलाल, आर आर भोले, दीनबंधु शाह और के सुब्रमण्यम। जो दीनबंधु शाह के अनुसार 1989 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। एल आर नायक के सदस्य आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए 1980 में की गई थी। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार के कारण नहीं है। तो धार्मिक कारण तो नहीं है। भूमि निर्वसन इनके अत्याचार का कारण था। ऋणग्रस्तता इनके अत्याचार का कारण था। बंधु अमैदुरी, क्योंकि उनको बंधु अमैदुर बनाया गया था। और भूमि निर्वसता और ऋणग्रस्त धार्मिक कारण नहीं हो सकता। ठीक है। तो वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है, एक तो भूमि निर्वसन है, बंधुआ मजदूरी है, ऋणग्रस्तता है, जबकि धार्मिक कारण इनमें शामिल नहीं है। अगला जो प्रश्न है वह कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो देखिए दोनों के लिए कॉमन क्या है? अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 315। 323 में क्या है? तो 323 में, 323 है, 323 बी में बताइए क्या है? अनुच्छेद 226 में जो आपको बताना, मैं बता दूं, इसमें रिट है हाई कोर्ट की, जो 5 प्रकार की जारी करता है, मंदी प्रत्यक्षीकरण वगैरह। 215 में हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। ठीक है।
देखिए 323 ए और बी में भी अधिकरण है, अगर आपको पता हो तो, लेकिन आप बताएंगे 323 में क्या है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग, साथ ही दो या अधिक राज्यों के लिए परस्पर करार यानी उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा और राज्यों के लिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है। ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, ऐसा नहीं, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं, ये राइट है। इसके जो सारे सदस्य हैं राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, ये भी गलत है। या राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक नहीं, तो देखिए इससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य का राज्यों के अंडर में रहता है, वो स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, ऑटोनोमस संस्थाएं दोनों। तो देखिए ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य का यह कर्तव्य हुआ कि वो अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करे। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 315 संघ और राज्य दोनों का कॉमन है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका संविधान के उपबंधों के तहत किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है। तो देखिए वो राष्ट्रपति को सौंपता है। तो अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र यानी मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अगर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है तो संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त संबंधित राज्य करार करें। तो ये भी सही है, अगर राज्य सहमत होते हैं और संसद विधि बनाती है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या जहां दो सदन है वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया, तो संसद और राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विधि संयुक्त राज्य पहले तो देखिए राज्य करार करेंगे, इसके बाद सेवायुक्ति का उपबंध कर सकती है। अब जो अगला प्रश्न है वो है कि
दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो देखिए, संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति निर्धारित होगा, जो यह नियुक्ति करेगा, वो व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो वो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग, तो फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है, सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पहले तो आप ध्यान रखिए कि 315 से 323 तक जो मैंने हवाला बताया था ना, वो लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो 317 के तहत, 315 के तहत आयोगों का वर्णन है। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद जो 317 है उसके अनुसार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात संबंध में प्रतिवेदन के आधार पर। अगला जो प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जाता है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग चाहे वो केंद्र लोक सेवा आयोग, दोनों की समान प्रक्रिया है, हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो देखिए, पहला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इसमें संसद की भूमिका होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इसमें संसद की भूमिका होती है। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, एक सेकंड रुकिए। हेलो दोस्तों, तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होते, मतलब इनमें संसद में उठाने की भूमिका होती है, तो ये तो गलती है, ये भी गलत है। और देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है वो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है, लेकिन भारत के जो नियंत्रक कोई भूमिका नहीं होती। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, भारत का जो नियंत्रक पालिका है वो इस तरीके से हटाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष को न्यायालय की जांच के अनुसार राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका तीसरा सही होगा। कल से फोन बंद करना पड़ेगा, ये फोन वाले परेशान करते हैं। अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या किसी अन्य सदस्य को
कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश के से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में किए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। जबकि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है। अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाए। मतलब उच्चतम न्यायालय जांच करता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है अगर वो कदाचार का दोषी या कोई भी कारण से संलिप्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? तो देखिए, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती पद्धति पर तो लिया ही जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों में भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं की प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के बारे में तो लिया ही जाता है। स्थानांतरण पर इनका कोई अधिकार नहीं होता आयोग का। स्थानांतरण की जो पूरी प्रक्रिया है वो डीपीटी और पीएमओ से संचालित होती है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का जो कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में शामिल है। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी जो परामर्श है वो राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो संविधान के जो अनुच्छेद 315 है उसका जो क्लोज 4 है उसके तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है कि राज्यपाल की मांग हो, राष्ट्रपति की संस्तुति हो। अगला जो प्रश्न है वो है कि संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार व्याख्या किसी राज्य का जो राज्यपाल है वो संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा अनुरोध करता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल देखिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका नियंत्रण उस पर नियंत्रण विधानमंडल का होता है, तो वही करेगा फिर, और क्यों करेगा। तो कॉमन सेंस भी लगाइए इसमें आप तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवा अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक सेवा संस्था से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो देखिए, वो राज्य की संचित निधि पर है। भारत की संचित निधि पर केंद्र के होते हैं, जो राज्य का है तो फिर राज्य की संचित निधि पर होंगे।
क्योंकि वेतन तो राज्य को ही देना पड़ेगा जब काम राज्य के लिए कर रहा है वो। तो सेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। संविधान का जो अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के जो व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय है वो संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल की समक्ष। ठीक है, किसके समक्ष? राज्यपाल के समक्ष करता है। अगला जो प्रश्न, सॉरी व्याख्या, तो संविधान के अनुच्छेद 323 आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट है। प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का एक कर्तव्य है कि वो राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे। ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखता है। तो देखिए 323 के तहत राज्य में राज्यपाल को, केंद्र में राष्ट्रपति को देता है। ये दोनों विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वो कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 थे। यहाँ पे फिर तीनों तरह की लोक सेवा आयोग आया था 1935 में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1919 के भारत शासन जो अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में जो लोक सेवा आयोग है वो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। उस समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। तो कब? 1926 को 1 अक्टूबर को। एक अध्यक्ष था, 4 सदस्य थे, टोटल 5 थे। सर रोस जो बारकर हैं उसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1935 के अधिनियम के तहत इसका जो नाम है 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग, 35 के तहत 1 अप्रैल 1937 को फेडरल, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग भी प्रावधान किए गए थे। फिर 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठित किए गए, सर्वप्रथम 1930 में मद्रास। ठीक है, एक सेकंड। अगला जो प्रश्न है वो है कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो धारा 118 का क्लोज 3 के तहत मध्य प्रदेश में आयोग का गठन किया गया था। एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है प्रश्न को। तो देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो 5 सदस्य हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए, अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो सदस्य पूछ रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है, इस वजह से प्रश्न गलत हो जाता है। अगर प्रश्न को नहीं समझे तो प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 318 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त जो लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति
राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल विनियमों द्वारा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण करता है या कर सकता है। तो क्लियर नहीं दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई आयोग की सांगठनिक संरचना के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 5 अधिकतम, तो 1+5 इक्वल टू 6। और जो अगला प्रश्न है वो है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला तो रोज बैठती थी, ठीक है। श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से 96 के दौरान इस पद पर नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा चरण है चित्रण, मतलब नौकरशाही क्या करती है वो पूछ रहा है। तो देखिए, नौकरशाही का काम होता है कि जो लोक नीति है उसे कार्यान्वित करने का अभिकरण है, यानी उसको अप्लाई लागू करती है, प्रैक्टिकल रूप प्रदान करती है। तो देखिए, भारत के संदर्भ में नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचती हैं। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। जो नौकरशाही से अपेक्षित होता है कि वो राजनीतिक रूप से कैसी हो, तटस्थ हो। इसका अर्थ है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है, मतलब ऐसी अपेक्षा की जाती है कि नौकरशाही तटस्थ रहे। सरकार आती जाती रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल रूप है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंध अधिकारी सम्मिलित हैं। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाले उपकरण के रूप में कार्य करती है, तथापि राजनीतिक स्थायित्व लोक सेवा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है, तो अनुच्छेद 310 है, ठीक है। अब क्या है प्रसाद, क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 310 है वो प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेखित है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का जो सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, वो उस राज्य के, एक सेकेंड, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। आज का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है कि सिविल सेवाओं सुधार हेतु जो पीसी होता समिति का गठन है कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कभी पूछ सकता है। देखिए, लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पूर्व चयन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस
सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में 21 अप्रैल को नागरिक सेवाएं दिवस या सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1947 में इसी दिन भारत के पहले गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नई दिल्ली में भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए सिविल सेवकों को भारत के इस्पात ढांचे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में अभिहित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006 से दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल वैसे इसमें ज़्यादा बहुत कुछ बता नहीं है, अस्थायी जो प्रावधान है या विशेष प्रावधान है उनको हम देखेंगे। ठीक है, एक बार रुकिए, मैं ऐसे कर देता हूँ इसको। देखिए, तो कल हम जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अस्थायी विशेष प्रावधान। इसमें अब ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर हम कोई अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टारगेट भी चल रहा है पीसीएस, जो अभी एग्जाम आने वाले हैं वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, और साथ ही इसके बाद जो 2026 में मई जून में जो एग्जाम होने वाला है सभी के लिए टारगेट चल रहा है। आप बस पूरी तरीके से मेहनत करके तैयारी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।